आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोग शामिल करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि पाठचर्या को हम प्रारंभ कर सकें और हम लोग हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। आज की प्रैक्टिस श्रृंखला में वहीं से हम लोग प्रैक्टिस प्रारंभ करेंगे जहां से हमने कल पाठचर्या को छोड़ा था। तो आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जितने लोग भी जुड़े हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और पाठचर्या का पहला प्रश्न है, कैथी नागरिकी किस शाखा से संबंधित है? कैथी नागरिकी किस शाखा से संबंधित है? जवाब इसका बताना है आपको। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन क, पूर्वी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भाषा का निर्माण निम्न में से किससे होता है? भाषा का निर्माण किससे होता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो भाषा का जो निर्माण होता है वह व्यक्त ध्वनियों से होता है। विकल्प क इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहा जाता है? तो आर्यों की जो ठेठ बोली थी वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में जानी जाती है। विकल्प ख इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या देखते हैं 104। प्रश्न संख्या 104 है कि दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदवी। विकल्प 4 इसका सही जवाब। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। पाली को पाटलिक से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? पाली को पाटल से मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा इसका मैक्स मूलर। क विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। मैक्स मूलर ने जो है पाली भाषा को पाटल से उत्पन्न स्वीकार किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 है कि विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? तो राजकुमार जी, स्वागत है आपका। सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। और देखते हैं अगला प्रश्न। विकास कुमार जी, स्वागत है आपका। विभाषा किसे कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर ट्रिक करिए। राइट आंसर क्या होगा? विभाषा जो होती है वह बोली का ही रूप होती है। विकल्प घ इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का व्याकरण है। अपभ्रंश का व्याकरण बताना है आपको। तो अपभ्रंश भाषा का जो व्याकरण है वह हेम शब्दानुशासन है। विकल्प घ इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। वियोगात्मक भाषा क्या है? वियोगात्मक भाषा क्या है,
इसका आपको जवाब देना है। तो वियोगात्मक भाषा आपकी हिंदी है, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। स्वागत है श्वेता जी, सभी लोगों का स्वागत है और सेशन को सभी लोग प्लीज। तो राजकुमार जी स्वागत है, आपका भी स्वागत है, सुप्रभात आप सभी को। लहदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? लहदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर ट्रिक कर दीजिए, इसका जवाब क्या होगा? लहंदा भाषा जो है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यह पैशाची अपभ्रंश से हुआ है, विकल्प तो क इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 110 की तरफ कि अपभ्रंश का पहला कवि इसमें से कौन है? अपभ्रंश का पहला कवि कौन है? तो जल्दी से जवाब दीजिए। अपभ्रंश के पहले कवि इसमें माने जाते हैं स्वयंभू, विकल्प ग इसका सही जवाब है। प्रियांशु जी स्वागत है आपका, और विकास कुमार जी स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है, इसका आपको उत्तर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेमचंद्र, विकल्प इसका ग राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न है सिद्धों की भाषा कौन सी थी? तो सिद्धों की भाषा अपभ्रंश भाषा थी, जिनकी भाषा को संध्या भाषा भी कहा गया है। अगला प्रश्न संख्या 113 है कि हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह वाक्य किसने कहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह वाक्य किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, विकल्प ख इसका बिल्कुल सही जवाब। और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 114। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया गया है? इसका आपको सही विकल्प चयन करना है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति लल्लू लाल से मानी है, विकल्प क इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 115 की तरफ, और 115वां प्रश्न आपके लिए है हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया। तो हिंदी के मानक रूप में योगदान देने वाले हैं किशोरीदास वाजपेयी जी ने। किशोरीदास वाजपेयी जी ने, इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। सुनील कुमार जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखते हैं प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 है कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या मानी गई है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या क्या मानी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है, विकल्प क इसका सही उत्तर है। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन थे, इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो दक्षिणी हिंदी के संध्या सिंह जी स्वागत है आपका।
एक बार सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। दक्षिणी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा इसका ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, विकल्प ख इसका सही जवाब हो जाएगा। और सर आप हमसे नाराज तो नहीं है सुनील कुमार? नहीं भाई, बीती ताई विसार दे आगे की सुधिले। आप लोग जो है छोटी छोटी बातों पर इतना जो है परेशान हो जाते हैं, और अध्यापक जो है आप लोगों के लिए कभी भी आपका अहित नहीं चाहेगा बस। और हम आपसे नाराज नहीं हैं, सारे विद्यार्थियों से हमें प्रेम है, सभी अपने हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर रुचि, घ विकल्प इसका राइट आंसर है। और आइए देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 119। देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, उत्तर आपको ट्रिक करना है। तो देवनागरी लिपि आपकी एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में जानी जाती है, विकल्प इसका ख इसका राइट आंसर है। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। और देखते हैं प्रश्न संख्या 100। निम्न में असत्य युग्म का चयन कीजिए। इसमें असत्य युग्म का आपको चयन करना है। तो विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव खड़ी बोली से संबंधित नहीं है, जबकि मैथिल कोकिल कहे जाते हैं विद्यापति, तुलसी अवधी के कवि हैं, और बिहारी ब्रज भाषा के कवि हैं, लेकिन केशव दास खड़ी बोली के कवि नहीं हैं। और केशव दास वैसे भी संस्कृत प्रधान हिंदी के रचनाकार हैं। इन्होंने कहा भी था कि भाषा में कविता करी जड़मति केशव दास, है ना इनका एक, कि भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा में कविता करी जड़मति केशव दास। तो आइए प्रश्न संख्या 121 देखते हैं कि देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में आपकी जो हिंदी है, इसमें वर्णों की संख्या आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा 52। ख विकल्प इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 122 की तरफ। और प्रश्न संख्या 122 है कि देवनागरी लिपि में वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि में वर्ण ध्वनि कौन सी नहीं है, इसका राइट आंसर है कि नमस्कार सुनील। और इसका जवाब हो जाएगा कि देवनागरी लिपि की जो ध्वनि है वह ग्रीवा ध्वनि इसमें नहीं है, जबकि दंतोष्ठ, दंत और कंठोष्ठ ध्वनियां आपकी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती हैं। एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भाई हमारा भी दिल रखने के लिए आप लोग लाइक कर दिया करिए। अगर पाठचर्या आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, और ना लगे तो मेरा मन रखने के लिए लाइक करिए, लेकिन सभी लोग लाइक कर दिया करिए। जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए। और आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको एक पुनर्बलन मिल जाता है, एक ऐसी अंदर से जो ऊर्जा है उसका संचार हो जाता है, और मन प्रसन्नचित हो जाता है। और जानते हैं आप कि प्रसन्न मन से जब कोई काम होता है तो वह आनंददायक होता है। और आपके लिए अगर प्रतिदिन पाठचर्या आ रही है तो थोड़ा सा हमारा भी मनोबल आप लोग ऊंचा रखिए।
प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष आपके बीजी खेर हैं, बाल गंगाधर खेर। विकल्प ख इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लाइक करने के लिए। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता थी, हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता थी, लेकिन अभी सभी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की अध्यक्षता किसने की थी, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पैरीन नहन ने। विकल्प ग इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों की संख्या कितनी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। विकल्प इसका हो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इसमें से असंगत कथन का चयन करना। असंगत कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है, यह विकल्प आपका सही है। और भोजपुरी का क्षेत्र आजमगढ़ क्षेत्र आता है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है, यह भी सही है। लेकिन ब्रज भाषा मथुरा कन्नौज क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है, आगरा मथुरा। तो इसका ख विकल्प जो है, दिल्ली जो है खड़ी बोली का केंद्र है। ख विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें बुंदेली झांसी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर दुर्ग की बोली है, यह भी कथन इसका सही है। विद्यापति भोजपुरी के कवि थे, यह विकल्प इसमें सही नहीं है, संगत नहीं है, क्योंकि यह मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है। मैथिली इनकी भाषा थी। और हरियाणवी का नाम एक बांगरू भी है, यह विकल्प इसका सही जवाब है। तो घ विकल्प, ख विकल्प और क विकल्प सही है, जबकि ग विकल्प इसमें सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका ग हो जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारोपीय भाषा परिवार को का दूसरा नाम इंडो जर्मनिक किसने दिया? भारोपीय भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक नाम देने वाले भाषा वैज्ञानिक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो यह जवाब इसका सही जवाब होगा मैक्स मूलर ने। विकल्प क इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 129। भारोपीय भाषा परिवार के 2 वर्ग केंतुम और शतम के जन्मदाता कौन है? भारोपी परिवार को 2 वर्गों में वर्गीकृत करने वाले केंतुम और शतम भाषा परिवार किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अस्कोली। क विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जितने लोग भी हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। असंगत बताइए। इसमें से असंगत आपको विकल्प चयन करना है। तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, अवधी और बघेली, ये सब एक उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं, जबकि मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, यह विकल्प इसका गलत है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न, हिंदी का एक रूप क्या इसमें से नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। हिंदी का एक रूप क्या नहीं है,
इसका आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, कोंकणी। विकल्प क इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, संतम और केंतुम किस संख्या के वाचक हैं? तो आप जानते हैं यह 100 के वाचक हैं। विकल्प इसका ग सही विकल्प है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेपाली की लिपि है। नेपाली की लिपि जो है वह देवनागरी लिपि है। विकल्प घ इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 134। प्राकृत भाषा का अर्थ क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। प्राकृत भाषा का अर्थ क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा, संस्कृत के बाद की जो भाषा थी वह प्राकृत कहलाई। घ विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी द्वारा। विकल्प घ इसका राइट आंसर है। और हिंदी भाषा का पहला व्याकरण लिखने वाले हैं जोशुआ केटलर महोदय। और हिंदी शब्दानुशासन लिखा है किशोरी दास वाजपेयी जी ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 136। प्रश्न संख्या 136 है, बहराइच सुल्तानपुर किस बोली के अंतर्गत आते हैं? बहराइच और सुल्तानपुर किस बोली के अंतर्गत आते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। विकल्प इसका सही जवाब है। बहराइच और सुल्तानपुर क्षेत्रों में अवधी भाषा का बोलबाला है। विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। डिंगल भाषा जो है यह कैसी भाषा है? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? देखिए, डिंगल और पिंगल दो भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो अपभ्रंश के साथ राजस्थानी के योग से डिंगल भाषा का होता है डिंग डांग करना, यानी बढ़ा चढ़ा के वीरता का यह सूचक है। वीर रस से संबंधित इसमें रचनाएं की गई हैं। अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का जब योग होता है तो वह डिंगल होती है, जबकि ब्रज भाषा का अगर योग हो जाता है तो वह पिंगल भाषा आपकी हो, पिंगल भाषा। तो डिंगल और पिंगल, विकल्प ग इसका सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है इसका आपको चयन करना है। तो जल्दी से असत्य कथन का चयन इसमें कर दीजिए। तो भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है, यह विकल्प सही है। भाषा व्याकरण से बद्ध होती है, यह भी सही है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह कथन इसका सही नहीं है। और जबकि भाषा एक सामाजिक क्रिया है, यह कथन सही है। तो इसका ग विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा समाज से अलग नहीं हो सकती। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नागरी लिपि आपकी दक्षिण में
नंदी नागरी के नाम से प्रसिद्ध है। विकल्प ग इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था? ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब था? इसका आपको जवाब बताना है, तो जल्दी से आंसर ट्रिक करिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा इसका? ब्राह्मी लिपि का जो है भारत में प्रचलन था ईसा के पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर के 350 वर्ष बाद तक, यानी 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक का जो समय काल था वह ब्राह्मी लिपि का था। विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता कौन सी थी? प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? जल्दी से उत्तर बता दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसके वर्णों पर सिरोरेखा जो है वह शुरुआती दौर में नहीं लिखती थी। वह विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पाली को कहा जाता है, पाली को क्या कहा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो पाली आपकी जो है संस्कृत के बाद पाली का नंबर आता है, जिसे आप प्रथम प्राकृत के रूप में भी जानते हैं। घ विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या देखते हैं 143। गलत जोड़े का चयन करना है आपको। इसमें से कौन सा युग्म गलत है यह आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर ट्रैक करिए आप लोग। प्रश्न संख्या 143 का पाहुण दोहा राम सिंह की रचना है, शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, जबकि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है? अक्षित प्रेम 10-15 तक जाएगी। भाई क्या कमेंट कर रहे हैं सब? आइए देखते हैं हम लोग आगे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 144। अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है अक्षित जी। अगला प्रश्न, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अक्षित भाषा की एक प्रमुख क्षमा करें, कोई बात नहीं है भाई अक्षित जी, कोई बात नहीं है। हम लोग पढ़ रहे थे अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका जल्दी से ट्रिक करिए।
इसका राइट आंसर आपका बनेगा वर्णों के द्वितत्व प्रकृति, जो द्वितत्व की प्रकृति है, यह अपभ्रंश की प्रमुख विशेषता रही है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम होती है। यह कथन गलत होता है। यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम होती है, यह कथन इसका गलत होता है। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम है। यह अक्षम नहीं होती है बल्कि सक्षम होती है। और यह नए शब्दों के निर्माण की क्षमता वाली होती है। इसकी लिपि देवनागरी है और इसकी शब्द संपदा बड़ी है। यह राजभाषा के संदर्भ में सारे कथन सही हैं। अगर यहाँ अक्षम की जगह सक्षम होता तो यह भी कथन सही हो जाता। और आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें से क्या होगा, जल्दी से आंसर ट्रिक करिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में लिखा गया है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के बारे में क्या लिखा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी जो है भारतीय संविधान की संवैधानिक दृष्टि से भारत की राजभाषा है। विकल्प ख इसका सही जवाब। विकल्प ख इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए वह अहिंदी भाषी प्रस्तावक कौन थे, जिसका नाम आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा इसका, वे थे गोपाल स्वामी अयंगर। विकल्प क इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 148 देख लेते हैं हम लोग। भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन किया जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा के विविध विविध अंग जो हैं। विकल्प ग इसका सही जवाब होगा। ग विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। भाषा के सभी अंगों पर विचार किया जाता है भाषा विज्ञान के अंतर्गत। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाब इसका बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। विकल्प ख इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया। सर जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। ख विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? राष्ट्रभाषा के प्रचार समिति के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। विकल्प ग इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? इसका आपको जवाब देना है। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सी गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। विकल्प ग इसका राइट आंसर। और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या? अवधी का संबंध पाली से मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है? अवधी भाषा का संबंध पाली से मानने वाले विद्वान कौन है? तो जवाब इसका हो जाएगा बाबू राम सक्सेना जी। विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवधी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अवधी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। क विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि पहली 5वीं से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? तो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, यानी 1 से लेकर 500 ईस्वी तक आपका जो समय काल है, इसकी भाषा क्या कही जाती है? तो जवाब हो जाएगा यह प्राकृत भाषा का समय काल रहा है। ख विकल्प इसका राइट आंसर। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी इसका आप लोग जो है कमेंट्स करके जवाब जरूर दीजिएगा। और आप सभी का पाठचर्या में बहुत बहुत धन्यवाद पाठचर्या से जुड़ने के लिए। और आज की पाठचर्या में स्वराज कुमार जी और अक्षित, सुनील कुमार, श्वेता जी आदि आप सभी का बहुत बहुत, प्रियांशु जी और विकास कुमार, जो लोग भी पाठचर्या से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की पाठचर्या में हम लोग लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।